गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप लोग हमसे रूबरू हैं कि इस चैनल पे हम पढ़ाते हैं, पहले से बच्चों आप हमसे रूबरू हैं, लेकिन आपके साथ आपके सफ़र में, आपके तैयारी में, आपकी मेहनत की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ एक और टीम जुड़ चुके हैं। हम बोल रहे थे ना कि और भी सर को हमने प्रयास करेंगे कि न्यू न्यू फैकल्टी आपके लिए लाएं कि आपका जो तैयारी हो वो बहुत ही बेहतरीन हो। क्या हो? बहुत ही बेहतरीन हो। इसके लिए आपके बीच एक न्यू टीचर लाए हैं जो आपको सोशल साइंस अप टू 12 तक पढ़ाएंगे। अप टू 12 तक के लिए आप अब निफिक्र हो जाइए कि आपको हाई स्कूल स्टडी सेंटर पे आपको 12 तक की पढ़ाई एसएसटी की यही सर करवाने वाले हैं। और खासकर इनका जो विषय है वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस जी, और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। ये दो, ये इनमें महारथी हैं, स्पेशलिस्ट जिसको बोल सकते हैं। और इनके साथ जुड़िए, पढ़िए, फिर आप जानिएगा कि क्या है नहीं है। वो तो आप इनको प्यार दिखाइएगा, उसके बाद पता चलेगा। बाद बाकी जो इंट्रोडक्शन है वो सर खुद दे देंगे, आप लोग सर से पढ़िए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या है नहीं है। वो तो आपका प्यार बताएगा ना बच्चों। जी, चलिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अंकित है। हाई स्कूल स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग इस चैनल पे पहले से एक अभ्यर्थी के तौर पे, एक कैंडिडेट के तौर पे जुड़े हुए हैं ताकि आपके पढ़ाई को गति मिले। उसी सफर में मैं अपना योगदान पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देने आया हूँ। आज से हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th के लिए, अभी बोर्ड के एग्जाम भी फरवरी में होने वाले हैं, उस सफर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो आपके समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। ध्यान रहे कि पढ़ाई पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, ना कि मजाक के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे जनरली देखा जाता है कि बच्चे सीरियस नहीं होते हैं। अगर हम अपना एफर्ट 100% लगा रहे हैं आपके सामने, तो आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप सीरियस होकर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, वो है सत्ता में साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। एनसीईआरटी में भी सत्ता में साझेदारी के नाम से है, और बिहार बोर्ड के एससीईआरटी के बुक में ये लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी नाम से ये चैप्टर है। हम काफी बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो शब्द आपको दिख रहा है लोकतंत्र, आखिर ये लोकतंत्र है क्या? काफी चर्चा भी होती है, अभी चुनावी माहौल भी है बिहार में। तो लोकतंत्र का, फिर लोकसभा का चुनाव होगा तो तानाशाही शासन स्थापित हो गई है, ऐसे बहुत सारे बयार बहेंगे, बहुत सारे हवा चलेंगे। पर आखिर में जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, तब तक आप इस राजनीति के द्वंद्व में उलझे रहेंगे और सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाएंगे। लोकतंत्र इंग्लिश शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया, डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है, जहां डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो लोकतंत्र क्या हुआ? जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का शासन। इसी को अब्राहम लिंकन के शब्दों में कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। देखिए, परिभाषा हम रटने का प्रयास नहीं करेंगे, परिभाषा हम खुद ही बनाएंगे। बस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो परिभाषा बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोकतंत्र जब हम कह रहे हैं कि जनता का शासन है, तो इसी को परिभाषा बना देंगे कि शासन की वह प्रणाली जहां जनता ही शासक हो। शासन की वह प्रणाली जहां जनता ही शासक हो, वही लोकतंत्र है। देखिए, आज हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। भारत के बारे में कहा भी जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। लोकतंत्र की जननी भी हम कहते हैं भारत को। आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये आप वर्तमान में रह के समझ नहीं सकते, क्योंकि जो चीज हमें मुफ्त में मिला है ना, उसकी वैल्यू लोग नहीं समझते। लोकतंत्र को अगर समझना है ना, तो थोड़ा सा राजतंत्र और तानाशाही व्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। राजतंत्र अर्थात राजा का शासन, जहां एक व्यक्ति ही सर्वोच्च हो, उसी का शासन चलता हो। लोकतंत्र शासन की काफी खूबसूरत प्रणाली है। ये आपको ये देख के भी पता चल जाएगा कि यहाँ बड़े से बड़े शासक ही क्यों ना हो, वो भी जनता से बिना परमिशन लिए हुए कुछ कर ही नहीं सकते।
जैसे आपने देखा भी था कि किसान बिल लेके आया था भारत सरकार, लेकिन जनता के काफी विरोध को देखते हुए वो रद्द कर दिया गया। तो इससे ये साबित होता है कि भारत में जनता ही सर्वोच्च है। राजतंत्र में राजा ही सर्वोच्च होता है, उसकी बातें ही सर्वोच्च होती है। कहा भी जाता है कि राजा का बात ही अपने आप में कानून है। अब आप सोच के देखिए कि जहां समाज में केवल एक व्यक्ति के पास सत्ता हो, एक व्यक्ति के पास अधिकार हो, वो शासन कैसे न्याय कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। जबकि लोकतंत्र इसके जस्ट अपोजिट, राजतंत्र में एक व्यक्ति राजा के पास शासन और लोकतंत्र में सभी के पास शासन, जनता के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है। वहीं आप किम जोंग उन का नाम सुने होंगे, जो उत्तर कोरिया के शासक हैं। किम जोंग उन तानाशाही का एक बहुत बड़ा उदाहरण किम जोंग उन वर्तमान में है। वहां तो इस तरह का पाबंदी है कि आप सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते। अगर नॉर्थ कोरिया का किसी से झगड़ा है जैसे अमेरिका से, तो आप अमेरिका की मूवी भी वहां नहीं देख सकते। लेकिन भारत में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, भले वह चाय की ही दुकान पे क्यों ना बैठा हो, वो प्रधानमंत्री तक की आलोचना कर डालता है। तो ये लोकतंत्र की ही देन है। और इसी संदर्भ में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ होता है। जैसा कि क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड का तो लोकप्रिय क्वेश्चन है कि बताइए कि सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है। सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है? काफी फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। तो हम रटेंगे नहीं, बस समझेंगे। सत्ता अर्थात पावर, साझेदारी अर्थात शेयरिंग। यानी कि सत्ता में साझेदारी का अर्थ हुआ पावर को शेयर करना, अर्थात पावर सेंट्रलाइज्ड ना हो, पावर किसी एक बिंदु या केंद्र में स्थापित ना हो, बल्कि उस शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। सत्ता में साझेदारी का अर्थ है शक्ति का विकेंद्रीकरण, अर्थात कोई भी एक व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है, कोई भी एक संस्था सर्वोच्च नहीं है, यहाँ जनता सर्वोच्च है और जनता के तरफ से प्रतिनिधि भारत में शासन करते हैं। इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत में जब भी जनता के तरफ से कोई शासन करने जाए, तो ये ध्यान रखा जाता है कि वो किसी एक व्यक्ति, भले ही वो पीएम ही क्यों ना हो, पीएम के पास ही सारी शक्ति नहीं होगी। शक्ति, हमारी प्रस्तावना भी बताती है कि शक्ति का स्रोत क्या है। और प्रस्तावना का पहला लाइन अगर आपको याद होगा, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत का लोग क्या बताता है? यही तो बताता है कि आखिर शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति आ कहां से रहा है। तो शक्ति का स्रोत है भारतीय जनता। भारत की जनता ही शक्ति अपनी प्रतिस्थापित करके देती है अपने प्रतिनिधि को, ताकि वो जनता की तरफ से शासन करे, जनता के हित में शासन करे। तो सत्ता में साझेदारी का आखिर अर्थ हुआ क्या? कि जब नीति निर्माण की प्रक्रिया में, किस चीज का निर्माण? नीतियों का निर्माण। कि जब नीति निर्माण की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्ग, जब नीति निर्माण की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि के लोगों की समान भागीदारी हो। समान भागीदारी यहाँ कहने से मतलब है अनुपातिक। भागीदारी समान का मतलब कि ऐसा नहीं ना हो कि किसी समाज की जनसंख्या बहुत कम है, उसको भागीदारी बहुत ज्यादा दे दिया जाए, तो ये न्याय नहीं होगा। समान भागीदारी का मतलब आप ये समझेंगे कि अनुपातिक रूप से प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के लोगों की जब नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी हो जाती है, तो इसको सत्ता में साझेदारी कहते हैं। यही प्रश्न आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। पहला, सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है? दूसरा, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? ऐसे करके। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपको कोई उलझा नहीं सकता है। देखिए, पढ़ने का सही मतलब तभी है
कि जब आप किसी टॉपिक को समझ लिए तो आपको कोई उसी टॉपिक में फिर से उलझा ना पाए। अगर कोई आपको फिर से उसी टॉपिक में उलझा देता है तो इसका मतलब यही हुआ कि आप कंसेप्ट को ठीक से नहीं समझे हैं। और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस ये तो ऐसा जीवंत विषय है जो आप डेली लाइफ में भी देखते हैं और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इसमें हिस्सेदारी भी करते हैं। भले ही आप मतदान करने योग्य हो जाएंगे तब तो आप शासन निर्माण में भी अपना सहायक सहयोग देंगे। लेकिन अगर नहीं भी हो तो हमारे घर परिवार में भी राजनीति की बातें होती है, उससे हम रूबरू होते हैं। तो सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है, सत्ता में साझेदारी का क्या मतलब है, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इन सब का आंसर सेम है कि जब किसी देश में नीति निर्माण की प्रक्रिया में समाज के प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग के लोगों की हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, तो उसी को हम कहते हैं सत्ता में साझेदारी। क्लियर हो गया? अगर डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट अपना लिख दीजिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दिया जाएगा। बिल्कुल घबराए नहीं, आपके सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ मिलेगा। और हम पॉलिटिकल साइंस ना मुद्दा वाइज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ किताब का पीडीएफ लगा दूं, वही चीज आपको पढ़ के सुना दूं, तब तो आप घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं सेम चीजों को। टीचर का काम है चीजों को एक्सप्लेन करना, समझाना, और वो भी आसान भाषा में, ताकि ये बोझिल ना लगे। नहीं तो पढ़ाई एक समय के बाद बोझिल लगने लगती है। देखिए, दूसरा हमारा मुद्दा है कि सभी सामाजिक विभाजन। आप शब्द पे गौर करते चलिएगा, क्योंकि सोशल साइंस में शब्द अगर आपने समझ लिए, शब्द पे आपका पकड़ हो गया, तो फिर आपको कोई रोकने वाला है नहीं। सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते। ऐसा क्यों कहा गया? सबसे पहले ये समझने के लिए कि सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते, हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर कौन सा ऐसा विभाजन है जो जन्म आधारित है। ऐसा कौन सा विभाजन है जो जन्म आधारित है? इसका एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं स्त्री और पुरुष, क्या स्त्री और पुरुष समाज ने बनाया या फिर ये जन्म आधारित है? जन्म के आधार पे ही इसमें बंटवारा है कि कुछ कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। कोई तृतीय लिंगी का भी जिक्र आता है, लेकिन वो अभी हम नहीं लेंगे, हम सामान्य भाषा में समझेंगे। या फिर हम कहें कि स्त्री पुरुष के अलावा कोई लंबा है, कोई नाटा है। तो लंबा और नाटा कोई चाह के नहीं हो सकता। हाँ, भले ही इसका प्रचार आपको खूब देखने को मिलेगा कि कोई लंबा हो गया, कोई नाटा हो गया, ये कंप्लान पी लीजिए आप लंबे हो जाएंगे। ये सब खैर वो तो एडवर्टीजमेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, पर ये असल में जन्म आधारित आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम इन सब चीजों में नहीं फंसेंगे। हमको पता है कि स्त्री पुरुष का विभाजन, लंबा नाटा का विभाजन, ये सारा समाज नहीं बनाया है, ये जन्म आधारित विभाजन है। या फिर श्वेत अश्वेत, जैसा कि भारत में तो बहुत नहीं, पर अमेरिका इससे काफी ग्रसित रहा है। अब्राहम लिंकन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। गृह युद्ध में, अमेरिकी गृह युद्ध में उनकी काफी भूमिका रही है। वहां नस्ल भेद चलता है। हमारे यहाँ जाति का विभाजन ज्यादा मायने रखता है कि जाति धर्म के आधार पे हमारे यहाँ लोग बढ़ जाते हैं। अमेरिका में वैसे ही नस्ल भेद काफी बड़ा मुद्दा बन के आता है। तो ये हम समझ लिए कि जन्म आधारित विभाजन जो है उसमें स्त्री पुरुष का विभाजन, लंबा नाटा का विभाजन, श्वेत अश्वेत का विभाजन, ये सब जन्म आधारित विभाजन है। पर मुद्दा क्या है? मुद्दा कह रहा है कि सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि हम विभाजन केवल और केवल जन्म आधारित करते हैं। तो आखिर समाज कौन सा विभाजन करता है? तो समाज आपका विभाजन करता है अमीर गरीब। ये जन्म आधारित विभाजन नहीं है। अमीर और गरीब का विभाजन जन्म आधारित विभाजन बिल्कुल भी नहीं है। या फिर अमीर गरीब के अलावा अगड़ा पिछड़ा या फिर सवर्ण और दलित जिसको आप कहते हैं, सवर्ण और दलित का विभाजन ये हमारा समाज करता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भारत का संस्कृति क्या रहा है? हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। किसको मानते हैं? वर्ण व्यवस्था को। भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था में हम वर्ण को 4 भागों में बांटते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि तथाकथित रूप से सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे, उसके बाद क्षत्रिय आएंगे, फिर वैश्य आएंगे,
और सबसे अंत में शूद्र आएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारा वर्ण व्यवस्था था। लेकिन काफी बुरी बात यह है कि ये वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति में जन्म आधारित नहीं थी। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति की देन नहीं है। ये जो वर्ण व्यवस्था था ये कर्म आधारित था। और समय के बीतने के साथ साथ जैसे जैसे समय बीता यही वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित से ट्रांसफर होके क्या हो गई, कर्म आधारित से ट्रांसफर होके क्या हो गई, जन्म आधारित। और आज ये भारत में कुरीति के रूप में देखा जाता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात 4 वर्णों की रचना मैं करता हूं जो गुण और कर्म के आधार पर होगा। गुण और कर्म के आधार पे। इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर कोई बच्चा है जिसका जन्म शूद्र परिवार में हो गया, अगर उसका पढ़ाई लिखाई में रुचि है, वो पढ़ना लिखना चाहता है शिक्षा के क्षेत्र में या फिर कर्मकांड के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उसका रुचि है, तो वो शूद्र की श्रेणी में नहीं, वो ब्राह्मण की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। अगर कोई क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया लेकिन उसका मन व्यापार वाणिज्य में ज्यादा लगता है, तो उसको वैश्य में शामिल कर लिया जाएगा। जन्म ये था वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति का। लेकिन कहा जाता है ना कि जिन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त रहता है वो कभी भी अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी उनको अधिकार मिला हुआ है, विशेषाधिकार प्राप्त है। इसी संदर्भ में एक मुद्दा आरक्षण का भी आएगा। आप भी खूब बड़ा डिबेटेबल मुद्दा है ये कि आरक्षण सही या गलत, आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जैसे सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कितने सालों तक आरक्षण दोगे? 75 साल से ज्यादा से आरक्षण आप देते आ रहे हो, अब कितना साल? हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है, जबकि जिनको आरक्षण मिलता है वो सोचते हैं कि हमको आरक्षण मिलते रहना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनीवाद 1992 में ये फैसला दिया कि आरक्षण ठीक है, सामाजिक विभाजन और सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जो आर्थिक रूप से सशक्त हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, जिनकी स्थिति बढ़िया हो गई है, उनके लिए एक क्रीमी लेयर का सिद्धांत लाया गया। क्रीमी लेयर का अर्थ ये हुआ कि वो समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, तथाकथित पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन अब उनकी स्थिति इतनी बेहतर हो गई है कि अब उनको आरक्षण देते रहना जरूरी नहीं है, तो उसको हम क्रीमी लेयर कहते हैं। अर्थात उनको आरक्षण से वंचित किया जाएगा, आरक्षण उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बात वही है, ये ऐसा मुद्दा है क्योंकि जिस वर्ग को लाभ मिल रहा है उस वर्ग को लाभ हमेशा चाहिए, भले ही उसकी स्थिति बेहतर हो गई है। इसी बात पे सवर्णों का मुद्दा आता है कि आखिर इनको कब तक आरक्षण दोगे, इनका मुद्दा तो इनकी स्थिति तो बेहतर हो गई है। जबकि मेरा मानना है कि कोई भी अगर तार्किक व्यक्ति होगा उसे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आरक्षण गलत दिया जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आरक्षण सही दिया जा रहा है, बशर्ते आरक्षण सही लोगों को मिलना चाहिए, जो इसके हकदार हैं उनको मिलना चाहिए, ना कि आप आरक्षण ऐसे दे कि जिसको देते ही रहे। हाँ, सही बात है, अगर कोई कहता है कि आरक्षण ही गलत है तो निसंदेह ही आपको थोड़ा सा पढ़ने की जानने की जरूरत है। आरक्षण गलत व्यवस्था कतई नहीं हो सकती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, समझिए। भारत में आप देखिए प्राचीन काल से कि लगभग ब्राह्मणों का एकाधिकार रहा है शिक्षा पे। एकाधिकार मैं कह रहा हूं, आप मेरे शब्दों पे गौर करेंगे क्योंकि सोशल साइंस शब्दों का ही खेल है और एग्जामिनर भी आपके साथ शब्द से ही खेलेगा, क्योंकि टॉपिक वही मिला जुला के 5 टॉपिक पूछने हैं उसके चैप्टर 1 से, तो वो क्या करेगा, बस शब्द बदलता रहेगा। तो आपको शब्द के जाल में नहीं फंसना है। मैं क्या कह रहा हूँ, ब्राह्मणों का एकाधिकार मतलब 500,000 साल जितने भी आप मानिए, उस पर केवल और केवल शिक्षा और कर्मकांड जैसे कार्य केवल और केवल एक जाति विशेष जो कि ब्राह्मण आते हैं वही करेंगे। इनको द्विज भी कहते हैं। द्विज यानी श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ लोग हैं, यही शिक्षा का कार्य करेंगे, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना, कर्मकांड कराना, ये सारे इनका कार्य होगा। तो 500 से 1000 वर्षों तक लगभग, आप डेटा में मत उलझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, हो सकता है कि डेटा इधर उधर हो जाए,
500 1000 आप कमेंट करें कि नहीं सर 700 था 100 था 200 था, इसमें नहीं, कंसेप्ट समझना है कि अगर 500 साल तक किसी एक वर्ग के लोगों का किसी मुद्दा पे किसी क्षेत्र पर एकाधिकार हो तब तो आपको अच्छा लग रहा था, पर आज समाज के वंचित वर्गों को अगर मुख्य धारा में लाने के लिए पिछले 75 वर्षों से आरक्षण दिया जा रहा है तो आपके पेट में दर्द शुरू हो गया कि आखिर कब तक इनको आरक्षण मिलेगा। ये तार्किक नहीं है। हो सकता है कि आपको अभी गुस्सा भी आ रहा हो, पर गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज तार्किक है, पढ़ाई का मतलब यही तो हुआ कि आप तार्किक तरीके से चीजों को देखे समझे जाने, ना कि ऐसा कि अगर आपको विशेषाधिकार प्राप्त है तो आप सुनेंगे ही नहीं दूसरे का मत। ये बिल्कुल भी गलत है। जैसे आपको मैं 3 शब्द समझाता हूँ। एक शब्द आता है एथनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म, एक शब्द आता है जीनोसेंट्रिज्म, और एक शब्द है कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म। अब मैं आपको ये तीनों शब्द एक एक करके समझाता हूं, आप बताइएगा कौन सा शब्द बेहतर है और आप किसको चूज करेंगे। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब ये हुआ, एथनोसेंट्रिस्ट व्यक्ति वो होते हैं जिनको लगता है कि उनकी जाति, उनका धर्म, उनका भाषा, उनका कल्चर ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। बाकी दुनिया में कोई भी कल्चर, कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो, वो बेकार है, वो होना ही नहीं चाहिए, वो गलत है। ऐसे लोग भी हैं। जैसे हमारा आपका कल्चर क्या है, हिंदू धर्म में जनरली ऐसा, इस्लाम धर्म में ऐसा है कि वो किसी के सामने नहीं झुकते अपने इबादत के लिए जो अल्लाह है उनके अलावा, जबकि हमारे यहाँ झुकना हमारे कल्चर का हिस्सा है हिंदू धर्म में। तो हम किसी को सम्मान देने के लिए उसका पैर छूते हैं, उसके सामने झुकते हैं। जबकि भारत में ऐसी भी जनजाति है जो इज्जत देने के लिए थूकती है। आप गूगल करके इसको देखिएगा कि थूकने की प्रथा कहाँ है, थूकने की प्रथा किस जनजाति में है। वो सम्मान देने के लिए एक दूसरे के हाथ पे थूकते हैं। अब इसको हम इतना गंदा मानेंगे, हमको लगेगा कितना भद्दा किस्म का ये मतलब कल्चर है, जबकि उनके लिए बेहतर है। अगर उस कल्चर का हम हिस्सा नहीं है और मेरे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा है या फिर हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, भले ही हमको लग रहा है कि ये लोग अजीब करते हैं, आपके साथ तो करने नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगना चाहिए कि ये आपके हिसाब से चले। इनका अपना कल्चर है, ये लोग आपस में सेलिब्रेट करते हैं उसको, इसी से वो चाहते हैं कि सम्मान उनको मिलता है या फिर कुछ भी, तो इससे हमको क्या दिक्कत होना चाहिए। क्या ये मेरे साथ ऐसा करने आ रहे हैं? जवाब है नहीं। लेकिन फिर भी हम मोर्चा खोल देते हैं कि नहीं, इनके विरुद्ध ऐसा प्रथा बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? तो जो जो ऐसे माइंडसेट के लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि बस दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन? भारत। सबसे अच्छा राज्य कौन? बिहार। सबसे अच्छा जिला कौन? वैशाली। सबसे अच्छा जाति कौन सी? मेरी वाली। सबसे बुरी जाति कौन? उसकी वाली। सबसे अच्छा भाषा कौन? जो हम बोलते हैं। सबसे अच्छा कपड़ा कौन? पहनावा कौन? जो हम पहनते हैं। दूसरे जो पहनते हैं वो खराब है। ऐसे माइंडसेट के लोगों को कहते हैं एथनोसेंट्रिस्ट, और इस विचारधारा को कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। दूसरा है जीनोसेंट्रिज्म, ये भी भारत में आपको खूब देखने को मिलेगा। जेनोसेंट्रिज्म को मानने वाले लोगों को लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा धर्म कौन? दूसरा वाला, मेरा नहीं। सबसे अच्छी जाति कौन? मेरी वाली तो सबसे खराब जाति है, वो जाति सबसे अच्छी है। सबसे अच्छा भाषा कौन था? अरे यार मेरा भाषा सबसे खराब है, सबसे अच्छा भाषा इनका है। सबसे अच्छा मूवी कौन सा? तो बॉलीवुड छी बेकार है, हॉलीवुड। इंग्लिश मूवी देखो यार, रॉक का मूवी देखो। ऐसे माइंडसेट के भी लोग हैं। हेयर कट करवाएंगे वैसा, सारा कल्चर पश्चिमी अपनाएंगे, और इंग्लिश बोलना, उनको लगता है कि इंग्लिश बोलना बुद्धिमान होने का लक्षण है। तो जो ऐसा समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई का संबंध, श्रेष्ठता का संबंध, बुद्धिमान होने का संबंध केवल और केवल पश्चिमी देशों से है, और उन्हें हर चीज में अपने देशों में ही कमी लगती है। हर चीज अपने देश का खराब लगता है। मेरा धर्म खराब है, मेरा जाति खराब है, भाषा खराब है, क्षेत्र खराब है, गलती से यहाँ पैदा हो गए, हम तो गिर रहे थे अमेरिका में, भारत में कैसे गिर गए, बड़ा गलत हुआ मेरे साथ। ऐसे माइंडसेट के लोगों को हम कहते हैं जेनोसेंट्रिस्ट। उनको लगता है बस दूसरी जाति बढ़िया है, प्रत्येक धर्म का सम्मान होना चाहिए। एथनोसेंट्रिज्म ये भी देखिए, बुद्ध बोले थे ना मध्यम मार्ग, बिल्कुल जीवन जीने के लिए मध्यम मार्ग ही जरूरी है। एथनोसेंट्रिस्ट यहाँ रहे हैं, जेनोसेंट्रिस्ट यहाँ रहे, दोनों दो छोर पे हैं, बीच में नहीं है कोई, इसीलिए टकराव की संभावना बढ़ती है। तीसरा है कल्चरल रिलेटिविज्म, यानी सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। इसका मतलब क्या हुआ कि
ठीक है भाई, किसी और की जाति है, मेरी जाति अलग है, उसकी अलग है, मेरा धर्म अलग, उसका धर्म अलग, मेरा पूजा का पद्धति अलग, उसका पूजा का पद्धति अलग, मेरा कपड़ा अलग, उसका कपड़ा अलग, सब लोग अलग हैं, धर्म उपासना हर चीज अलग है, लेकिन बावजूद इसके हमारा उससे मतभेद नहीं है। हमको लग रहा है ठीक है, उनका अपना कल्चर है, उनके हिसाब से होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म जो मानते हैं, उनका मानना होता है कि दुनिया में प्रत्येक संस्कृति अपने आप में महान होती है। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, वो हमारा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे। तुलनात्मक अध्ययन में हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में, इस भाषा में ये ज्यादा प्रभावी है, यहाँ ये कम प्रभावी है, तो वो फिर डिबेटेबल मुद्दा बन जाता है। जबकि सबसे अच्छा विचार एक स्टूडेंट के तौर पे, एक तार्किक व्यक्ति के तौर पे कल्चरल रिलेटिविज्म को ही आप भी मानेंगे कि ठीक है, मेरा भी बढ़िया, आपका भी बढ़िया, ऐसे मतभेद नहीं होगा। सांप्रदायिकता के 3 स्टेज होते हैं, इसमें स्टेज, अगर आप कल्चरल रिलेटिविज्म को मानने वाले लोग हैं, तो फिर आप सांप्रदायिक हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तो लगेगा कि ठीक है भाई, मेरा भी बढ़िया, इनका भी बढ़िया। जैसे बड़ा मुद्दा उठता है कि हिंदू धर्म में बताइए इतने देवी देवता है, क्या जरूरत है। हिंदू धर्म के व्यक्ति बोलेंगे कि बताइए इस्लाम में देवता दिखते ही नहीं है, किसकी पूजा करते हो। और दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार है, जबकि क्या दिक्कत है, उनका अपना विचार, मेरा अपना विचार, इसमें मतभेद की गुंजाइश ही नहीं है भाई। तुम उनको मानो, हम इनको मानेंगे, हम साथ साथ रहेंगे। और भारत का कल्चर ही रहा है विविधता में एकता, यही तो है विविधता में एकता। जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो क्या लोगों में ये था कि आप हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, नहीं लड़ेंगे? ऐसा तो नहीं था। हम सबने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबकी भूमिका थी। सबकी कहने का मतलब, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, यहूदी हो, पारसी हो, जो भी लोग भारतीय थे, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से आते हो, सबका योगदान था। तो यही बात है कि हम अलग अलग होने के बावजूद भी एक हैं, और यही भारत की पहचान भी है। तो हमारा जो मुद्दा था कि सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कुछ जन्म आधारित होते हैं, जैसे स्त्री पुरुष, लंबा नाटा, श्वेत अश्वेत, कुछ समाज द्वारा बनाए जाते हैं, अमीर गरीब, सवर्ण दलित, ऐसा। दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले, इन सबों का बड़ा योगदान है। वैसे ही अमीर गरीब की जब भी बात आएगी, एक व्यक्ति का जिक्र जरूर होगा, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास लिमिटेड समय होता है, इसलिए हम बहुत ज्यादा जिक्र कर नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हम इन सारे चीजों को समझेंगे। और मेरा विश्वास है कि मैं आपको कन्विंस कर लूंगा। कन्विंस करने का बात यह है ना कि अगर आपको कोई भी चीज ठीक तरीके से बताया जाए, तो आप प्रभावित होंगे ही, आपको लगेगा कि ये ठीक है, तार्किक है। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अब बताइए, ये मुद्दा आपको समझ आया? अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते, प्रूफ हो गया। कुछ जन्म आधारित भी होते हैं, कुछ समाज द्वारा बनाए जाते हैं। अब हमारा जो अगला मुद्दा है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला मुद्दा है जातीय एवं, पहले देखिए, जाति एवं सांप्रदायिक विविधता। अभी हमने आपको ये बताया है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां अनेक जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग एक साथ रहते हैं। इससे बढ़िया नायाब उदाहरण हो नहीं सकता, दुनिया में है ही नहीं। वो क्या नहीं सकता, है ही नहीं। भारत इतना खूबसूरत देश है। तो जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को, अभी आपने लोकतंत्र का मतलब भी समझा है कि लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। या फिर अब्राहम लिंकन के शब्दों में, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए ही शासन है। लोकतंत्र का अर्थ भी आपको बता दिया है, जनता का शासन। तो लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, क्या? जाति और संप्रदाय, आसान भाषा में जाति और धर्म, संप्रदाय यानी धर्म। अब देखिए, जाति का कंसेप्ट हम समझ चुके हैं कि ये वर्ण व्यवस्था से निकला हुआ विचार है। वर्ण व्यवस्था 4 था, मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग में वर्ण व्यवस्था जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, वो जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों ने इसे जन्म आधारित बना दिया। तो आखिर जाति और धर्म जो है, ये अलग अलग इतने सारे होने के बावजूद भी, विविधता होने के बावजूद भी, लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही क्या हुआ? सामंजस्य बनाना,
देखिए आपको अलग अलग परिभाषा उदाहरण सब मिलेंगे, आपका जैसे मन आप यूज कीजिए, जैसे मन परिभाषा बनाइए, याद नहीं करेंगे। लोकतंत्र का अर्थ ही यही हुआ कि जहां लोगों के अनेक मत हैं, अलग अलग लोगों के मत अलग अलग हैं। जैसे अभी चुनाव भी चल रहा है, कुछ लोग इस दल को वोट देंगे, कुछ लोग उस दल को वोट देंगे, कुछ तीसरे को देंगे, कुछ किसी को नहीं देंगे, नन ऑफ द एबव टिप देंगे कि किसी को मेरा वोट नहीं जाएगा, नोटा जाएगा। तो आखिर इसमें जब अनेक मत है तो सबके मतों का सम्मान होना चाहिए। एक फिलोसफर भी है, उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। उन्होंने कहा भी है कि अगर मान लेते हैं कि किसी समाज में 100 व्यक्ति है और 100 में से 99 व्यक्ति कोई एक बात कह रहा है और एक व्यक्ति दूसरा बात कह रहा है, तो फिर भी हमें उस एक व्यक्ति को सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वही व्यक्ति कुछ ऐसा बात बता दे जो इन 99 के मन में नहीं आया हो। लोकतंत्र आप पढ़ेंगे, लोकतंत्र में काफी अच्छाई है, लेकिन इसके साथ एक खामी ये भी है कि लोकतंत्र कभी कभी बहुमत के शासन में बदल जाती है, और जब ये बहुमत के शासन में बदलती है तब समाज में टकराव बढ़ता है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बहुमत के जो हम आगे पढ़ेंगे भी, श्रीलंका का उदाहरण देखेंगे जहां सिंहली और तमिलों के बीच झगड़ा इसी बात का लेकर है कि वहां सिंहली बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, तमिल बोलने वाले कम है, और सरकार निर्माण, नीति निर्माण से लेकर हर जगह सिंहली बोलने वाले लोगों का ही बोलबाला था। तमिलों को हिस्सा ही हिस्सेदारी, जो हम पढ़ भी रहे हैं टॉपिक, साझेदारी, सत्ता में साझेदारी ही नहीं दिया गया, इसलिए श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। तो इस एक लोग का भी मत सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसका मत ही मौलिक हो। आप लोकतंत्र की 100 अच्छाई पढ़ते होंगे और अभी दुनिया में सबसे बेहतरीन शासन की प्रणाली भी लोकतंत्र है, लेकिन इसकी खामी भी बहुत है कि बहुमत के शासन में ये बदल जाते हैं। अरस्तु जैसे विद्वान भी लोकतंत्र के पक्षधर नहीं रहे हैं, जबकि आज हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं। तो आखिर कुछ तो इसमें कमी रही होगी, वो हम समय के साथ देखेंगे। तो अब देखिए कि भारत में जाति और धर्म दोनों अलग अलग, इतनी सारी विविधता होने के बावजूद लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, अगर इसको हम समझना चाहें तो देखिए, जाति के बारे में एक कथन है कि जाति वह है जो जाति नहीं है। जाति वह है जो जाति नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कई लोग जाति से इतने जुड़े हुए होते हैं कि उनको लगता है कि बस जाति ही मेरा इकलौता पहचान है, ये कभी नहीं जा सकता। जाति वह है जो जाति नहीं है, कभी नहीं जा सकती। मेरे साथ वो जाति हमेशा चिपकी रहती है, होता भी है। जबकि आप तार्किक तरीके से सोचिए तो हर व्यक्ति का पहचान बदलते रहता है, आपका पहचान स्थिर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे, मान लेते हैं कि आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं, दिल्ली गए, वहां आपसे पूछा जाए कि कहाँ से हैं, तो मेरा 100% दावा है कि आप सब अपने अपने स्टेट का नाम बताएंगे, ना कि ये बोलेंगे कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस भाषा के हैं। आप ये नहीं बोलेंगे, आप अपने राज्य का नाम वहां बताएंगे। वही आप अगर दूसरे देश में चले जाते हैं, अमेरिका आप गए, यूएसए चले गए, वहां आपसे पूछा गया कहाँ से, तो आप बिहार, उत्तर प्रदेश वहां नहीं बोलेंगे, वहां आप क्या बोलेंगे, हम इंडिया से हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति की पहचान हमेशा बदलती रहती है, पहचान स्थिर नहीं होती। लेकिन जाति जब आधारित हो गई है, जन्म से, जन्म पर डिपेंडेंट हो गई है, तो इसीलिए ये फ्रेज मजाक में कहा जाता है कि जाति वह है जो जाति नहीं। अब जाति का कंसेप्ट तो हम समझ लिए, धर्म बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। और देखिए इस टॉपिक को स्टार्टिंग के 3 चैप्टर जो है हम आपके बुक में, स्टार्टिंग का 3 चैप्टर काफी बड़ा है, उसको ध्यान से समझने की जरूरत है, तो इसमें हमारा थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। लेकिन एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर आपको दोबारा किताब भी उठाने की जरूरत नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बस क्लास को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हमारा अगला जो मुद्दा है वो है धर्म। एक शब्द और आप सुने होइएगा, पंथ, कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष है। तो पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर है, जबकि दोनों को इंग्लिश में सेक्युलर ही कहा जाता है। तो इसको हम आगे देखेंगे, इसको हम कल के टॉपिक में देखेंगे कि आखिर धर्म और पंथ में क्या अंतर है, धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है, और इसको आराम से इतने अच्छे से समझेंगे ना कि धर्म निरपेक्षता पे आप निबंध भी लिख दे।
धर्मनिरपेक्षता पे आप निबंध मतलब 4-5 पेज आप लपेटने के मूड में अगर आ गए हैं, तब आप समझिए कि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक देखेंगे। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो निस्संदेह पूछिएगा, चैनल आपका ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।